नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीईटी 2025 के कंप्यूटर विषय से एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला। आप वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, मैं बता दूं, आज का इस वीडियो के अंदर हम ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में लेके आया हूं और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड ढेर सारा एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं लिखाने वाला हूं। तो आप नोटबुक लेके बैठ जाए और सारा चीज को वन बाय वन करके नोट करते रहे। दोस्तों, मैं बता दूं, पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो ये देख के मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए और भी अधिक मेहनत मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं आज। तो आपको पिछले वीडियो के मुकाबले इस वीडियो के अंदर आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हम पार्ट बाय पार्ट में वीडियो बनाते आएंगे, आपको वन बाय वन करके बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं और अच्छे से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अंदर, कैसा क्वेश्चन पूछा है और उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला क्वेश्चन का क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है जो इधर देखिए, साइड में आप हमेशा देखते रहिएगा, हर क्वेश्चन के साइड में हम कब पूछा है, कहां पूछा है, वो लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। ठीक है, टीआरई 1 में ये क्वेश्चन आया था और इसी तरह आपको हर क्वेश्चन के अंदर हम ये लिख के लाए हुए हैं कि कब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इस क्वेश्चन को बताने के साथ साथ मैं हर एक्स्ट्रा फैक्ट को लिखा दूंगा, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। Which of the following correctly declare an array in C++? सबसे पहले यहां बोला है कि C++ के अंदर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैं बता दूं, C++ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आज जो है मतलब C++ के ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन आने वाला। मैंने देखा हूं क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 के एग्जाम के अंदर ढेर सारा क्वेश्चन जो है C++ से उठा के डाल दिया है। ठीक है, तो उसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोई भी हम लोग काम करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाते हैं तो वो क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट के बेस पर जो क्लास होता है वो क्लास काम करता है, और उसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, वो काम करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ क्या है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये आप सब लिखते चलिएगा, हम एक एक फैक्ट आपके सामने लिखाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होगा वहां पर हम लोग जो भी काम करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पर काम करेंगे, माने वहां क्लास और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि क्लास क्या है। तो क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लॉक है, कह सकते हैं एक मॉड्यूल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या होता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए बनाते हैं। क्लास बनाने से क्या होता है कि वो चीज एक मॉड्यूल वे में होता है, सेपरेट हो जाता है, इनकैप्सुलेट हो जाता है डेटा मेरा। ठीक है, ये चीज क्लास है, और उस क्लास पर कुछ भी काम करवाना हो, क्लास का एग्जीक्यूट करवाना हो, क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना हो हमको, तो उस क्लास का हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक रिलेशनशिप होता है। ऑब्जेक्ट एक रिलेशनशिप ऑफ द क्लास, क्लास का एक रिलेशनशिप है। जैसा ही किसी चीज का हम किसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्लास से जुड़ जाते हैं, मेरा रिलेशन क्लास से जुड़ जाता है, और उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, उसको एक्सेस करके उसको हम काम करवाते हैं। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां तक आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, C++ के अंदर जो है, C++ के अंदर एरे जो है कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं एरे। देखिए, अभी अभी C++ के बारे में 2 लाइन बोले, लिखाएं, और अब एरे के बारे में समझिए। एरे क्या होता है? एरे जो होता है एक ग्रुप ऑफ, एक डेटा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ग्रुप एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू माने होल्ड दी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब इसको सिंपल कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा।
अगर हमको डेटा ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब डेटा का अगर एक नहीं एक से ज्यादा हो, डेटा एक ग्रुप में हो और सारे डेटा का टाइप अगर सिमिलर हो, सेम हो, तो उसके लिए हम लोग को एरे बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको अगर प्रोग्रामिंग का थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो आप जानते हैं कि अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो int x इक्वल टू हम लोग 5 लिखते हैं और इसके लिए हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। मान लीजिए x डिफाइन करती है, ये क्या हुआ, एक वैल्यू हो गया। अगर हम इसी तरह हमको जरूरत पड़े एक से ज्यादा वैल्यू पड़े, 2 3 4 5 6, हमको 1000 पड़े, 500 पड़े, 600 पड़े, अगर डेटा हमको एक से ज्यादा डेटा होल्ड करना हो तो हमको उतना वेरिएबल नहीं बनाने जाएंगे। अगर हमको कहेगा कि इनपुट टू 100 100 नंबर, मतलब 100 नंबर इनपुट करो, तो 100 नंबर के लिए 100 वेरिएबल नहीं बनाने जाएंगे, ए बी सी डी 26 को, और फिर उसके बाद आगे वेरिएबल बनाने जाएंगे, उतना वेरिएबल बनाने नहीं जाएंगे, उतना लंबा समय लगेगा। इसलिए हम एरे का कॉन्सेप्ट आया जो क्या करता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब एक डेटा का ग्रुप देता है, बनाता है। क्लियर। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एरे को समझ सकते हैं कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करने का आप सिंटेक्स देख लीजिए क्या होता है, आप लिखिएगा। एरे का जो सिंटेक्स होता है, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप स्पेस देके हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग देते हैं साइज, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं साइज। डेटा मेंबर, और आप बॉक्स को भी याद रखेंगे, ये स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर हम लोग साइज देते हैं और सेमीकोलन। ये जो है ना एरे को डिक्लेयर करने का ये सिंटेक्स है, आप इस सिंटेक्स को याद रखेंगे। एरे को हम लोग ऐसा ही बनाते हैं। अगर इसको एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल देख लीजिए, तो मान लीजिए इंटीजर टाइप का डेटा बनाना है, तो int x लिख दिए और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग 5 पास कर देते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, इंटरनली जाएगा और ये 5 को बॉक्स बनाएगा इस तरह से। ठीक है, 5 बॉक्स बनाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा, मतलब एरे का जो डेटा होता है वो इंडेक्स से अरेंज होता है। ये भी लिख लीजिए आप, एरे का जो डेटा होता है वो इंडेक्स से अरेंज होता है, इंडेक्स से अरेंज होता है, मतलब ऑल डेटा आर सेपरेटेड थ्रू इंडेक्स, और इंडेक्स विच स्टार्ट विथ 0, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 और 4 इस तरह से 5 एलिमेंट हो गए, और इसके अंदर हम जो भी डेटा देंगे, अब मान लीजिए यहाँ पर 1001 1002 1003 1004 1005, ये सब क्या लिख दिए हैं, 1005। ये जो है ना एड्रेस है, एड्रेस, हर एलिमेंट का एक एड्रेस है, और ये 0 1 2 3 4 5 जो लिखे हैं ये इंडेक्स है। आप सब एकदम डायग्राम बना के लिखते चलिएगा। ये हो गया। अब जो भी वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें वैल्यू वो पुट हो जाएगा और वो डेटा उसमें आ जाएगा। और लेकिन सब डेटा का जो नेचर होगा सेम होगा, सारा इंटीजर टाइप का डेटा होगा, फ्लोट नहीं रख सकते इसके अंदर, कैरेक्टर नहीं रख सकते, वो सिर्फ होगा तो सारा इंटीजर ही होगा, क्योंकि एरे के बारे में पढ़े, सिमिलर टाइप का डेटा होना चाहिए इसके अंदर। क्लियर। तो अब यहां पर क्वेश्चन पर आ जाइए, कहता है कि इसमें एरे को C++ के अंदर डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखिए देखिए, ये गलत हो गया, यहाँ पर एरे वेरिएबल तो बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, इससे गलत हो गया, डेटा टाइप भी नहीं दिया, ये गलत हो गया। 2 नंबर देखिए, ये जो है ये भी गलत है, क्योंकि ये क्या हुआ, एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया, एरे एक वेरिएबल का नाम हो गया और इंट डेटा टाइप हो गया, मतलब एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया, एरे नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए, इंट डेटा टाइप यहां पर है, उसके बाद एरे वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में साइज पास करें 10, मतलब यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एबीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आज आप वीडियो में बने रहे, अंत तक रहे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं भी एक बीपीएससी टीचर हूं और मैं स्टेट 2 बार क्वालिफाई किया हूं, तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज को करने के लिए, पाने के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप मेहनत करें और अंत तक देखें वीडियो, आप इसके अंदर देखें क्या क्या यहाँ पर सीखने वाले, बहुत कुछ सीखिएगा, और ऐसा ही हम पार्ट बाय पार्ट में वीडियो लेके आएंगे, कंटिन्यू एग्जाम तक आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ द क्लास एक्सटर्नली इन C++। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको बताए थे C++ के अंदर हम लोग जो भी काम करते हैं क्लास के अंदर करते हैं, जैसे क्लास,
अगर हम क्लास बनाए, सीन एग्जांपल दिखाए क्लास का, मान लीजिए क्लास का नाम एबीसी लिख दिए, इसके अंदर आते हैं हम लोग int x एक वेरिएबल बना लिए, और इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे void, मान लीजिए इसमें वैल्यू दे देते हैं int x इक्वल टू 5, और यहां पर क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाएंगे void show, और यहां पर क्या होगा सी आउट जो होता है वो कैरेक्टर आउटपुट के लिए करते हैं, ठीक है। अभी आगे बताएंगे हम सी आउट के बारे में, उस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सी आउट जो है इसके अंदर हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5, आप सब लिखते चलिए। अब देखिए ये क्या हुआ, एक क्लास बना, यहां पर आप देखते चलिए, थोड़ा कलर चेंज कर दे, देखिए एक क्लास बना एबीसी नाम के, उसके अंदर एक डेटा मेंबर बनाए, हम एक डेटा मेंबर बनाए, और एक जो ये दिख रहा है ये वाला, ये फंक्शन है मेंबर फंक्शन, माने मेंबर इसलिए बोलते हैं क्लास का मेंबर है, मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, ठीक है। ये फंक्शन है या मेथड कह सकते हैं, ये फंक्शन है। अब क्या है कि क्लास जैसे ही बनाना तो उसके अंदर की डेटा जो है ना बाय डिफॉल्ट उसका जो स्पेसिफायर है, मतलब वो डेटा जो बाय डिफॉल्ट है ना वो प्राइवेट है। इसके अंदर जो भी चीज लिखे हैं ये सारा चीज ये प्राइवेट हो गया, प्राइवेसी हो जाता है। डेटा क्लास बनाने का फैक्ट तो यही है, प्राइवेसी करना, तो मतलब ये डेटा जो है ना वो सारा प्राइवेट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं आगे चल के, मेन नाम के फंक्शन void मेन, इसके अंदर हम एक्सेस करने जाते हैं। जैसे क्लास का नाम एबीसी है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिए a1, देखिए यहां लिखते हैं a1 डॉट शो, आप देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना सबसे पहले मेन फंक्शन खोजेगा, और मेन फंक्शन के अंदर क्या मिला, एबीसी एक क्लास है और उसका एक ऑब्जेक्ट है a1, तो ये क्या करेगा, एबीसी क्लास के अंदर जाएगा, इसके पास जाएगा, और इसका एक ऑब्जेक्ट जो a1 बना दिए हैं वो a1 ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया इसका, मतलब इस क्लास से मेन फंक्शन का रिलेशनशिप जुड़ गया। अब जैसे ही अगला स्टेटमेंट आया a1 डॉट शो, अब गया a1 ऑब्जेक्ट है एबीसी का, उसके अंदर गया शो फंक्शन को देखा, तो शो फंक्शन यहां बना हुआ है, लेकिन क्या है ये शो फंक्शन बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। क्लास बनाने का मतलब है कि प्राइवेट होगा इसके अंदर, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये प्राइवेट होगा तो एरर दे देगा कि भाई एक्सेस नहीं कर सकते उसको, प्राइवेट मेंबर को बाहर आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऊपर में इस चीज को हम लोग पब्लिक बना देते, तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक कीवर्ड कोलोन लगा के हम लोग यूज कर रहे थे। अब क्या होगा, पब्लिक जैसे लिखे थे इसके नीचे का ये जो पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला भाग हुआ वो पब्लिक हो गया। पब्लिक जैसे हो गया, अब a1 डॉट शो लिखे, वो क्या होगा, जाएगा और शो नाम के फंक्शन को एक्सेस करने देगा, और उसके अंदर जो भी आउटपुट लिखे हैं वो आउटपुट को दे देगा। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5, सॉरी एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ एक्स देते हैं, वैल्यू देते हैं, वेरिएबल का वैल्यू एक्स दे दिए, तो ये एक्स का जो भी वैल्यू था 5 वो डिस्प्ले कर देगा। अब आप कहेंगे कि पब्लिक यहाँ लगा, यहाँ लगा सकते हैं, देखिए डेटा मेंबर को क्लास के बाहर नहीं एक्सेस करना है हमको, मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे। डेटा मेंबर को क्यों प्रोवाइड करेंगे भाई, डेटा मेंबर तो उस फंक्शन को सपोर्ट करता है और वर्किंग करने का काम करता है फंक्शन, तो फंक्शन को ही वर्किंग करवाना, तो फंक्शन को ही आउटसाइड भेजेंगे, आउटसाइड कॉल करवाएंगे, आउटसाइड भेजेंगे, हमको डेटा मेंबर भेजने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है कि ये प्राइवेट है, ये ऊपर वाला ये स्टेटमेंट जो है प्राइवेट है, बट ये यहां पर एक्सेस हो रहा है, इस क्लास के अंदर ही हो रहा है, तो क्लास के अंदर प्राइवेट चीज एक्सेस कर सकते हैं, मेंबर है उस क्लास का तो वो उसको हम एक्सेस डायरेक्टली कर लेंगे, वहां पर कोई एरर देगा कि ये तो बाहर से शो फंक्शन पब्लिक बना लेकिन उसके अंदर प्राइवेट मेंबर जो उस क्लास का है वो एक्सेस हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैंने ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन के पास आ जाइए, क्वेश्चन का आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली, देखिए क्लास के बाहर C++ के मेंबर को एक्सेस करना है, सॉरी एक्सेस नहीं करना है, डिफाइन करना है। अगर एक्सेस करना होगा तो सिंपल क्या करेंगे, पब्लिक कीवर्ड लगा देंगे उसके साथ, जैसे ही पब्लिक कीवर्ड लगाएंगे वो ऑटोमेटिक बाहर एक्सेस हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बाहर एक्सेस हो जाएगा। लेकिन यहां पर डिफाइन करने का है, तो मतलब अगर यही चीज है कि void show या x वेरिएबल बनाए हुए हैं, इसको हम क्लास के बाहर इसको डिफाइन करना चाहते हैं, है तो उसका ही मेंबर, लेकिन उसको बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप याद रखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन मतलब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं,
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है डबल कोलोन लगा देंगे, ये डबल कोलोन सिंबल याद रखेंगे, ये वाला यही होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का जब हम यूज करेंगे तो इसका क्लास के बाहर हम इस मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ और बात देख लेते हैं। देखिए अब यहां पर हम एक्स्ट्रा, अब बाहर डिफाइन कैसे करेंगे उसको भी आप लिख लीजिए। देखिए कैसे बाहर आउटसाइड डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एबीसी है, एबीसी है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर डिफाइन करते हैं, करना चाहते हैं। चलिए इस क्लास के बाहर हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए ऊपर में डिफाइन करना चाहते हैं या नीचे भी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिखेंगे void और इस क्लास का नाम एबीसी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और शो फंक्शन। ऐसा है, आप जो इसके अंदर हम लोग जो भी एक्सेस करेंगे एक्सेस हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर हम लोग करते हैं int x, और यहां पर क्या कर दिए, इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर दिए void शो, और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक लगा देते हैं। अब देखिए पब्लिक, पब्लिक लगा दी कोलोन देके। अब ये शो तो पब्लिक है, लेकिन इसको बॉडी हम इस क्लास के अंदर नहीं प्रोवाइड किए हैं, सेमीकोलन लगा दिया, मतलब ये क्लोज हो गया वहां, मतलब वो उसका बॉडी नहीं मिला। हम बॉडी डिफाइन आउटसाइड कर रहे हैं, आउटसाइड, तो आउटसाइड कर रहे हैं तो आउटसाइड डिक्लेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, एबीसी नाम का शो फंक्शन है, और एक्चुअल में सिग्नेचर अंदर डिक्लेयर हुआ, बाहर एक्सेस हुआ। तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लगा के हम इसके अंदर के मेंबर को बाहर डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जवाब आपका इसको स्पष्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है, और अच्छे से। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी तरह का डाउट है वीडियो से रिलेटेड, आप वहां पर कमेंट कीजिए, आपको हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। और इस वीडियो में भी कमेंट करिए, हम सब कमेंट रीड करते हैं। आप जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे, जैसा टॉपिक, जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है उस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पे पहले वीडियो होना चाहिए, ये सब चीज आप हमको बताएं। और जैसा ही प्रीवियस क्वेश्चन को हम खत्म करेंगे, और साथ साथ हमको एक मिल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लास इज सी इन सी प्लस प्लस डिफर। मतलब सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर और क्लास कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। सबसे पहले बताइए, क्लास के बारे में बता दिए। क्लास एक ब्लॉक है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी, क्लास के अंदर के डेटा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, उसको जब तक पब्लिक नहीं करेंगे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है सी प्लस प्लस में, स्ट्रक्चर एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा मेंबर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर। अब यहां पर और एक्सेस स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। जैसे क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट जो उसके मेंबर होते हैं प्राइवेट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर का बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं वो पब्लिक होते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए पहला, कहता है स्ट्रक्चर एज बाय डिफॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लास डू नॉट। मतलब कहता है कि स्ट्रक्चर जो है वो बाय डिफॉल्ट हाइड होता है, उसके अंदर के मेंबर बाय डिफॉल्ट हाइड होता है स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो मेंबर हाइड नहीं होता है, उसके अंदर मेंबर होता है, डेटा मेंबर हाइड नहीं होता। ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, इन स्ट्रक्चर मेंबर आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक, पब्लिक बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर का जो मेंबर है बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, सही बात बोला। बेराज, जबकि इन क्लासेज देयर आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, यही आंसर है इसका। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर को जो मेंबर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर ले, वहां पर पब्लिक कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है मेंबर। लेकिन क्लास का अंदर का मेंबर जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, उसमें पब्लिक कीवर्ड लगा के जिस मेंबर को बाहर हमको एक्सेस करना होता है तो वहां पब्लिक लगाना पड़ता है। अभी जैसे बताएं पीछे क्वेश्चन के अंदर, तो मतलब क्लास का जो मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट और क्लास स्ट्रक्चर का जो मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ लीजिए।
सीधे आंसर नहीं लगाना, एक का ए, दो का बी, सी नहीं पढ़ना, हमको एक्सप्लेनेशन पूरा चाहिए। देखिए ऑप्शन सी में क्या कहता है, स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लास भी हैव। मतलब कहता है स्ट्रक्चर का जो मेंबर है कैन नॉट कांट बी प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लासेस कैन हैव। स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना हम लोग प्राइवेट मेंबर नहीं बना सकते, ये कहता है नहीं कर सकते। एकदम कर सकते हैं, उसके अंदर कीवर्ड लगा देंगे प्राइवेट, प्राइवेट हो जाएगा मेंबर, लेकिन क्लास के अंदर ये गलत बात हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का जवाब है, याद रखिएगा। और सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट जो है ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के माध्यम से स्ट्रक्चर बनता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ देगा कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का। और क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का लिखते यूज करते हैं, अभी बताए थे क्लास पीछे। और जान लीजिए जितने भी कीवर्ड है सारे स्मॉल लेटर में होते हैं, कैपिटल नहीं लिखेंगे, जैसे स्ट्रक्ट भी स्मॉल सारा अक्षर और क्लास भी कैपिटल है, सॉरी स्मॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरडी 1 में पूछा हुआ है, ये भी देख लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है व्हिच इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। कहता है कि इनहेरिटेंस का करेक्ट सिंटेक्स क्या है। ठीक है, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, पहले से बना बनाया प्रॉपर्टी को हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं, नया नहीं बनाना चाहते, हम एक्सेस सिर्फ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इनहेरिटेंस में होता क्या है कि जो भी पहले चीज बना है उसको हम लोग पेरेंट कहते हैं, और जो बाद में अब बनाया नया चीज बना उसको चाइल्ड बोलते हैं। अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हिसाब से या कोई भी प्रोग्रामिंग के हिसाब से बोले, तो जो सबसे पहले क्लास बना वो बेस क्लास कहलाता है, पेरेंट क्लास कहलाता है, सुपर क्लास कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी एक क्लास बनाए थे और उसके अंदर हम लोग क्या किए, एक बी सी डी क्लास बना दी। तो ये क्लास पहले बना, ये दोनों क्लास है, क्लास ही पहले बनाती है, इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी बोलेंगे, सुपर क्लास भी बोलेंगे। ठीक है, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास भी बोलेंगे। ठीक है, बेस क्लास भी बोलेंगे, ये चीज इसके अंदर बोलते हैं। और जो क्लास बाद में बना उसको हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं। ठीक है, और चाइल्ड क्लास, सब क्लास। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, डिराइव क्लास तो वही, हाँ वही डिराइव क्लास भी बोलते हैं इसको, डिराइव क्लास, ये सब बोलते हैं इसके अंदर। मतलब क्या हुआ, एबीसी पहले बना और उसके प्रॉपर्टी को बीसीडी के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, बीसीडी में वही प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, इनहेरिटेंस के कारण, इनहेरिटेंस से ही पॉसिबल है। आप अगर इनहेरिटेंस करेंगे, इसको इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि पहले से बना बनाया प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिल जाए, चाइल्ड एक्सेस कर ले, तो इसके लिए इनहेरिटेंस ही विकल्प है। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चलिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि इनहेरिटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, ए क्लास एबीसी बनाए और उसके अंदर जो भी कुछ भी प्रॉपर्टी रख लिया। फिर से मान लीजिए क्लास बीसीडी बनाए और इस बीसीडी बनाए और इसके अंदर हम इसका प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग लिखेंगे क्लोन, और क्लोन लिखिए, उसके बाद क्लास का नहीं, उसके बाद हम लोग स्पेसिफायर लिख देंगे, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक और एबीसी। अब इसके अंदर भी हम लोग कुछ नया प्रॉपर्टी, देखिए डैश दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, वाइड शो, वाइड डिस्प्ले, कुछ भी। और इसके अंदर भी हम कुछ अलग एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके अंदर के जो मतलब जो प्रॉपर्टी है वो इस बीसीडी के पास आ जाए, तो हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे। और इस लाइन से देख लीजिए, आपके सामने जो ये लाइन लिखे हैं ना, इसी लाइन से तो इनहेरिटेंस हुआ, यहां तक तो बीसीडी चाइल्ड क्लास बना। और ये देखिए कोलोन लगा के एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिए पब्लिक, और एबीसी की प्रॉपर्टी को यहां क्या कर लिए, इनहेरिट कर लिए, इनहेरिटेंस कर लिए, इनहेरिट कर लिए। और जैसे ही इनहेरिट किए तो उसका प्रॉपर्टी यहां एक्सेस हो गया। यही तो सिंटेक्स है, यही तो एग्जांपल है, आप समझ लीजिए। अब यहां मिला लीजिए, पहला क्या है, क्लास बेस क्लास का नाम क्लोन देके एक्सेस डिराइव क्लास का नाम हो सकता है। अगला देखिए, क्लास हो सकता है क्या, यही तो आंसर है। आप सही है, मतलब आंसर नहीं है, सही है। अगला पढ़ते हैं, क्लास डिराइव क्लास का नाम। अच्छा, ओ जा, सॉरी गलती है ये,
ये मिस्टेक है। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्लास के बाद डिराइव क्लास का नाम होना चाहिए, चाइल्ड क्लास का नाम होना चाहिए, कोलोन दे के पब्लिक मैंने एक्सेस फायर लगा के सुपर क्लास माने पेरेंट क्लास का नाम होना चाहिए। यहाँ देखिए इसमें क्या कर दिया गलती, इसमें आपको क्या गलती कर दिया वो देखिए। इसमें गलती किया पहला ऑप्शन के अंदर, पहला ऑप्शन के अंदर क्या किया, बेस क्लास का नाम दे दिया है, उसमें ये कोलोन लगा के एक्सेस करके डिराइव क्लास को एक्सेस करा, गलत हो गया ना। क्योंकि डिराइव के अंदर बेस क्लास को एक्सेस करना है, माने चाइल्ड के अंदर पेरेंट का प्रॉपर्टी को लाना है, न कि पेरेंट के अंदर चाइल्ड का प्रॉपर्टी। ये गलत हो गया, ये इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्लास डिराइव क्लास का नाम यहां तक सही है, क्लोन देके एक्सेस स्पेसिफायर माने एक्सेस स्पेसिफायर वही पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वही है, मतलब यहां पब्लिक हो गया, और उसके बाद बेस क्लास का नाम, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब है, मतलब ये सही है। अगला देख लीजिए, क्लास डिराइव क्लास का नाम क्लोन देके सीधे बेस क्लास का नाम, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में से कुछ नहीं लगाया है, इसलिए ये भी गलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अगर किसी तरह का डाउट रहा है हर क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट करके बताइए, सर ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है उसमें ये डाउट रह गया, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, आप हमको बताएंगे। आगे बढ़िए। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अभी जो कुछ क्वेश्चन है स्टार्टिंग का वो C++ से ही है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, सी आउट इन C++ स्टैंड फॉर, देखिए C++ में इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है सी इन का यूज करते हैं इनपुट करने के लिए। सी माने कैरेक्टर, इन माने इनपुट, और आउटपुट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है सी आउट का मतलब वही हुआ कैरेक्टर आउटपुट। तो यहां पूछा वही है, सी आउट का फुल फॉर्म बताइए। तो कैरेक्टर आउटपुट जो है ऑप्शन नंबर बी, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। क्लियर? अब थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए, थोड़ा सा और बता देते हैं इसके अंदर का एक्स्ट्रा फैक्ट। आंसर तो मिल गया लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। इनपुट करने का जो सिंटेक्स है, C++ के अंदर वो क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए int x एक वेरिएबल बना लिया, इसमें इनपुट लेना है, हमको कुछ नहीं करना है, सी इन लिखे और लेस ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ वेरिएबल का नाम दे देंगे। इसी लाइन से इस x नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे वो सीधा x में आ जाएगा। और आउटपुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिखाना है अगर x को, मान लीजिए x इक्वल टू 7 दे दिया, इस 7 को दिखाना है तो हम लोग सी आउट लगाएंगे और लेस देन लगाएंगे, डबल कोट के अंदर कुछ मैसेज देना, दे दीजिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, और डबल कोट बंद हो गया। और फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, लेस देन लगा के और x देंगे। रुकिए यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको मिटा के फिर से लिखेंगे, ठीक है, जाना कहीं नहीं है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है, पेशेंस रख के। तो यहां पर हम लिख लेंगे सी आउट और लेस देन इसमें लिख देंगे वैल्यू, जो भी मैसेज देना आपको दे दीजिए, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, डबल कोट बंद हुआ, फिर लेस देन वेरिएबल का नाम, सीधा इस तरह से ये जो सिंटेक्स है ये आउटपुट दिखाने के लिए और ये इनपुट दिखाने के लिए, और दोनों का फुल फॉर्म समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर आउटपुट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 6, C++ का क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग। इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था बीपीएससी टीआरई 2 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हम कहीं अलग से नहीं लाए, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता ही रहे हैं, और धीरे धीरे करके जब तक एग्जाम नहीं आ रहा तब तक आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट, मतलब इसका आउटपुट पूछ रहा है, कहता है सी आउटपुट दिखाने के स्वाभाविक है। चलिए क्या आउटपुट आएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेस देन फर्स्ट लिखा डबल कोट में, तो स्वाभाविक है फर्स्ट लिखा तो ये आउटपुट आ जाएगा, FIRST आ गया। फिर क्या लेस देन, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, A लेस देन 2, और फिर क्या इधर गया सेकेंड, अभी बीच वाले को छोड़ दीजिए और यहाँ जाइए सेकेंड, मैंने जगह छोड़ के आगे चल के सेकेंड डिस्प्ले करेगा। अब बीच में भी क्या आएगा अभी बताते हैं आगे। तो देखिए पहले फर्स्ट जगह छोड़ के सेकेंड, ये आउटपुट आने वाला है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। सी इसलिए नहीं होगा कि पहले सेकेंड कर दिया फिर फर्स्ट कर दिया, तो ये गलत हो गया, ये कट गया पहले ऑप्शन। आप ऑप्शन काटना सीखिए, ठीक है, ऑप्शन पहले कट जाएगा
तो फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 का ऑप्शन है, एक ऑप्शन काट लिए, तो स्वाभाविक है एक ऑप्शन काट लिए तो 20% सोल्यूशन तो कर लिए क्वेश्चन का। अगर 5 क्वेश्चन है तो 20% 20 पंचे 100 माने 100%। आप उसमें से एक क्वेश्चन हटा दिए, एक ऑप्शन होगा ही नहीं, तो हम 20% ऑप्शन खत्म कर दिए, तो मतलब हमारे पास अब डाउट 80% रह गया। तो इस तरह से ऑप्शन जब काटते चलेंगे तो मेरा लास्ट में आंसर आ जाएगा, उसमें गलती होने की चांस बहुत कम रहती है। आइए, तो अब यहां पर क्या लिखा है बीच में, ये क्या आएगा देखिए, ए लेस देन 2। अब ये क्या है, ए लेस देन 2। आप अगर थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग पढ़े होइएगा तो ये ऑपरेटर है जिसको हम लोग कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये बिट वाइज ऑपरेटर। चलिए इसको मिटाते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आंसर लगाएंगे। आइए, अब यहां पर सबसे पहले बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, अगर यहां पर ऑपरेटर आया, हम क्या बोले थे, ऑपरेटर जैसे ही आया, कोई भी टॉपिक आएगा तो उससे रिलेटेड सारा फैक्ट खत्म करना है, ये मेरा प्रॉमिस था। आप समझिए, ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेट करने का काम करता है मेरे प्रोग्राम को। ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर। आप लिख लीजिए इस बात को। ऑपरेटर 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन C++। ठीक है, ऑपरेटर 3 टाइप का कौन कौन है, यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनिरी ऑपरेटर का मतलब वैसा ऑपरेटर जो एक वैल्यू पर काम करता हो उसको यूनिरी कहते हैं। माने ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड यूनिरी ऑपरेटर। अब लिखते चलिएगा। अब यहां पर यूनिरी ऑपरेटर, इसको बताते हैं, रुकिए, यूनिरी ऑपरेटर पहले बता रहे हैं। यूनिरी ऑपरेटर जो है, यूनिरी ऑपरेटर, उसमें कौन कौन सा ऑपरेटर आता है, ये देखिए, प्लस प्लस कॉमा माइनस माइनस, माने इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको यूनिरी ऑपरेटर को इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। माने प्लस प्लस माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से और ये 1 से डिक्रीमेंट होगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए इसका, int x इक्वल टू 5 लिखे और एक वेरिएबल और बना दिए int y। अब यहां क्या करते हैं, y इक्वल टू x प्लस प्लस लिख दिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, y इक्वल टू, हम ये अलग बात है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर बात लिखिए, y इक्वल टू प्लस प्लस x लिख दिए। अब ये देखिए दोनों में क्या अंतर है, क्या बात है दोनों के अंदर से, देखिए y इक्वल टू x प्लस प्लस लिखे, मतलब x प्लस प्लस का मतलब हो गया कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पोस्ट फिक्स। ये ऑपरेटर जब बाद में लगाते हैं तो पोस्ट फिक्स कहलाता है, ऑपरेटर पहले लगाते हैं। देखिए प्लस प्लस एक्स से पहले लिखा हुआ है, ये एक्स नाम का वेरिएबल से पहले 2x लिखा हुआ है, प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है, माने प्री फिक्स। दोनों में अंतर है, ये अंतर पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, और इसी तरह का माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए तो अभी इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। आइए देखिए, जैसा ही हम लिखे, इधर फिर से इसको उतार लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, y का वैल्यू जब डिस्प्ले करेंगे इस लाइन से तो क्या आएगा, ये क्या करेगा, x का वैल्यू को पहले उठा के y में डाल देगा, x का वैल्यू उठा के y में डाल देगा, y में रिप्लेस कर देगा, और फिर x का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, एक बढ़ाएगा। माने x प्लस प्लस का मतलब होता है x बराबर x प्लस 1, ये होता है। माने x में एक जोड़ दो, x में रख दो, ये चीज होता है। तो यहां क्या हुआ कि ये पोस्ट फिक्स है, तो इसमें क्या होगा, x का वैल्यू उठा के एक बार y में रख देगा, तो x में कितना है वहां देख लीजिए 5 था, तो क्या करेगा, y में जाके रख दिया 5, और क्या होगा, और फिर x को एक बढ़ाया, माने x का वैल्यू को उठा के कितना कर दिया, 6 कर दिया। माने जो अभी पहले से 5 था इसको हटा के उसमें क्या डाल दिया, 6 डाल दिया। तो मतलब उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया। अगला देखिए, अगर लाइन नंबर 2 होता, माने एक ही प्रोग्राम में 1 बाय 1 करके नहीं है, माने अलग से एक, ये ऐसा क्वेश्चन आता था, ऐसा आता या ऐसा आता, 1 नंबर या 2 नंबर, अगर एक ही साथ रखा तो फिर वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि अभी x का वैल्यू चेंज हो चुका है। आइए, अगर ऐसा रहता y इक्वल टू प्लस प्लस x रहता तो क्या होगा पता है, ये क्या है, प्रीफिक्स है, माने पहले वैल्यू बढ़ाएगा, माने पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और फिर जो वैल्यू आएगा रिजल्ट तो उसको y में रख देगा, ये करेगा। मतलब y और x को जब प्रिंट करेंगे तो क्या देगा आउटपुट, देखिए पहले x देख लीजिए,
ये क्या किया, एक्स के वैल्यू को बढ़ाया, एक बढ़ाया, पहले बढ़ाना है एक्स के, बढ़ाएगा तो एक्स में 5 था, मान लीजिए यहाँ एक्स में 5 था, तो उसको पहले एक बढ़ा देगा, तो बढ़ा देगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6। उसके बाद जो वैल्यू आएगा, माने 6 आया है एक्स का वैल्यू, उसको उठा के जाके एक्स में रखेगा, दोनों में अंतर है। तो देखिए वाई का वैल्यू दे देगा 6, यही तो चीज है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। यही माइनस माइनस होता वही घटता, एक से घटता, प्लस प्लस का मतलब एक से बढ़ गया। तो उम्मीद है कि आपको यूनिटी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला ये यूनिटी के बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन टू वैल्यू, दो वैल्यू पर काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर। अब बाइनरी ऑपरेटर बहुत सारा टाइप का होता है। कौन कौन? अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर जो अभी पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर। इतना टाइप्स का बाइनरी ऑपरेटर होता है। ये सब किसका टाइप है? बाइनरी ऑपरेटर का टाइप है, माने ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन टू वैल्यू, माने ये दो वैल्यू पर काम करेगा, ये बाइनरी ऑपरेटर का टाइप है। अब इसी बाइनरी ऑपरेटर का टाइप है, तो इसके अंदर हम लोग आज हम अगर ये सारा ऑपरेटर भी बताने चले इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा है कि क्वेश्चन अभी 25-26 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे ऑपरेटर का। क्लियर। अभी समझ लीजिए, अभी जो जरूरत है उसको देखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर को समझते हैं, क्योंकि इसी का ये क्वेश्चन है। चलिए हम अभी बिटवाइज ऑपरेटर को एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी ऑपरेटर को अगले आगे एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो को। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन बाइनरी बिट, माने यही होता है, माने ये बाइनरी बिट पर कैलकुलेशन करता है। बाइनरी बिट पर अगर कैलकुलेशन करेगा, बाइनरी बिट पर कैलकुलेशन करेगा, वही होता है बिटवाइज ऑपरेटर। ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन बाइनरी बिट इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर। अब इसमें तीन तरह का बिटवाइज ऑपरेटर देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, बिटवाइज, यहां पर ये क्वेश्चन बिटवाइज का नहीं शिफ्ट का था, ठीक है, लेकिन चलिए बिटवाइज बता देते हैं। ये बिटवाइज है, ये एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड है, मिस्टेक हो गया, एक लगाएंगे तो बिटवाइज एंड होगा। आइए आगे। उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन, तो ये बिटवाइज और है, और एक ये बिटवाइज नॉट है। याद रखिएगा, अगर दो एंड लगा देंगे, जैसे हम अभी दो एंड लगा दिए थे, तो ये हो जाएगा लॉजिकल, और जो लॉजिकल ऑपरेटर बताएं उसका लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल एंड हो जाएगा ये। अगर दो और लगा दिए इस तरह से का, ये हो जाएगा लॉजिकल और ऑपरेटर हो जाएगा, और ये तो नॉट होता ही है, लॉजिकल नॉट हो जाएगा। तो ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर जब बताएंगे वो समय समझा देंगे। उसके बाद ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है, जो बाइनरी बिट पर काम करता है, देख लीजिए अगर, लेकिन ये क्वेश्चन शिफ्ट का है, अभी बिटवाइज बोले तो बता देते। देखिए मान लीजिए x इजकल टू 6 दिया, y इजकल टू 5 दिया, इस हमको निकालना है x, एक बिटवाइज एंड क्या y। आइए क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा, x 6 का बाइनरी निकालिए, तो बाइनरी आपको निकालना आता है 6 से, 2 से भाग लगाइए, इस तरह से 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 शेष बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकाएं 2, एक शेष बचेगा, नीचे से ऊपर लिख देंगे, माने 1 1 0। इसका एक ट्रिक भी होता है 1 2 4 8 16 वाला, वो हम आगे बताएंगे, क्वेश्चन भी अभी आया हुआ है। और 5 का देखेंगे तो 4 1 5 होता है, इस तरह से। अब इसका हम बिटवाइज एंड निकालते हैं, ये एंड है। बिटवाइज एंड में क्या कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, याद रखिएगा। 1 को ट्रू बोलते हैं, 0 को फॉल्स बोलते हैं, और दोनों ट्रू होगा तब ट्रू। देखिए यहां पर क्या है, 0 मैंने फॉल्स, और यहाँ ट्रू, इक्को को फॉल्स हुआ, रिजल्ट फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स और यहाँ ट्रू हो जाएगा, माने 1 0 0 इसका रिजल्ट आया। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो 4, तो ये x बराबर 6 और y बराबर 5 का एक बार बिटवाइज निकाल दिया तो 4 रिजल्ट आया। क्लियर। लेकिन ये क्वेश्चन हमको बिटवाइज का नहीं है, ये शिफ्ट ऑपरेटर का है, तो इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर समझाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं।
शिफ्ट ऑपरेटर देखिए, ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू शिफ्टिंग द बाइनरी बिट इज कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर। अगर बाइनरी बिट का शिफ्टिंग करेगा, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन करेगा तो वो तो बिट वाइज हो गया। अगर हम बाइनरी बिट का शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, तो वो शिफ्ट ऑपरेटर कहलाएगा। कैसे कैसे शिफ्ट होता है वो देखिए। जैसे शिफ्ट कहने का ये मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए बाइनरी है 1 0 1 0, यहाँ भी 0 लिख दिया मान लीजिए। तो इसको अगर शिफ्ट करना हो, राइट लेफ्ट दो तरह का शिफ्ट होता है। तो अगर शिफ्ट, जैसे मान लीजिए इसको इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ चल, ई वाला वैल्यू यहाँ चल जाएगा, ये वैल्यू यहाँ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ चल जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ चल जाएगा, और ये वाला वैल्यू आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। क्लियर? तो अभी चलते हैं और शिफ्ट का टाइप समझते हैं। देखिए, शिफ्टिंग, शिफ्ट ऑपरेटर दो तरह का होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट, एक राइट शिफ्ट। देखिए, एक होता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का जो सिंबल है ये वाला है, ये जो इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा तो वो राइट शिफ्ट है। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है, इस तरह का। अब यही तो सिंबल आपको देखने को यहां मिल रहा है, देखिए ये वाला, ये लेफ्ट शिफ्ट है। अब राइट और लेफ्ट दोनों खत्म करके और फिर हम आंसर ले लेंगे और फिर अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट और राइट दोनों शिफ्ट बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट ही बता देते हैं। चलिए, लेफ्ट शिफ्ट जो है लेस देन का, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है। पहले दोनों में बताते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट में देखिए, जैसे मान लीजिए ए इजकल टू 5 लिखा हुआ, INT ए इजकल टू 5 लिखा हुआ, तो क्या होगा, ये 5 को बाइनरी डिजिट निकालेगा। तो 5 का बाइनरी निकालने चलेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 1 शेष बचेगा, 2 1 आए 2, और 0 शेष बढ़ेगा, नीचे से ऊपर लिख देंगे। मतलब क्या हो गया, 1 0 1 हो गया। अगर हम बाइनरी डिजिट कैसे निकालते हैं डेसिमल से, उसका क्वेश्चन हम आगे लेके आए हैं, उसमें बताएंगे, अभी फिलहाल समझिए। तो ये इसका बाइनरी निकल गया। अब ये क्या लिखा है आगे, ए लेस देन 2, माने हम ए बराबर, ये हो गया ए बराबर 5 लिखा हुआ है, ए बराबर 5 लिखा हुआ है, और यहां लिख दिए ए लेस देन 2, माने ए लेफ्ट शिफ्ट 2 लिखे हैं। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा इसमें, क्या होगा सो देखिए कैसे कैसे शिफ्ट होगा। ये वाला 2 लिखे हैं ना, तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा। 2 प्लेस शिफ्ट का मतलब क्या होगा, उसको थोड़ा सा हम अलग करके लिखेंगे, थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, मतलब 5 का बाइंडिंग क्या हो गया, 1 0 1 हो गया। अब इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, अपने मन से हम 0 बैठा देंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां क्या होगा, कैसे शिफ्ट होगा वो देख लीजिए। ये जो 1 है 2 प्लेस, माने ये यहां से उठेगा यहां जाएगा, माने अगर ये 1 उठ के 0 के पास आता तो 1 प्लेस होता है, यहां 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 2 प्लेस है। अब क्या होगा, फिर क्या होगा, ये वाला 0 उठ के यहां आ जाएगा, ये वाला 1 उठ के यहां चला जाएगा, और बाकी ये वाला वैल्यू आगे निकल जाएगा, ये भी वैल्यू आगे निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो क्या होगा, और इधर से 0 आ रहा होगा, इधर से 0 आ रहा होगा, ठीक है, इधर से 0 आ रहा होगा, तो क्या होगा, आप देखिए, देखिए यहां इधर से 0 आ रहा होगा, तो यहां इस जगह पहले देखिए जो शिफ्ट हुआ उसको देख लेते, फिर बाकी जो जगह पर 0 पुट कर देंगे। ये वाला 1, ये यहां वाला, ये वाला 1 जो है उठ के तीसरे प्लेस है, माने 1 2 3 4 5 प्लेस है मान लीजिए, तो ये वाला वैल्यू तीसरे प्लेस पर जाएगा, तो यहां आ जाएगा। ये जो वैल्यू दूसरे नंबर पर था वो चौथे नंबर पर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर यहां आ जाएगा। और ये जो 1 वैल्यू है ये पांचवें वैल्यू, पांचवें पोजीशन पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहां चल जाएगा उठ के, तो 1 2 3 4 5वां यहां आ गया, और बाकी पीछे 0 होगा तो हम 0 नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इधर से ये वाला पहला वैल्यू तो उठ के चल गया, तो ये स्वाभाविक होकर जगह उसका जगह खाली हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा, हेलो 0 दे दी। अब क्या हुआ, ए बराबर 5 और ए लेस देन 2 का किए, जब शिफ्टिंग किए, 2 शिफ्ट लेफ्ट किए, तो मेरा यही आउटपुट आया, क्या आया, 1 0 1 0 0, ये आया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू का हम क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ट्रिक है, 1 2 4 8 वाला होता है, 1 2 4 8, एक दो मल्टीप्लीकेशन का भी रूल है, लेकिन यहाँ 1 2 4 8 16 32 इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए 1 2 4 8
16। तो देखिए 16 के पास 1 आया, जिसको 1 आया उसी को काउंट करेंगे। 4 के नीचे 4 के पास 1 आया तो आप बाकी पर है ही नहीं, तो 16 और 4 20 होता है। मतलब ए लेस देन 2 को एक शिफ्ट 2 शिफ्ट लेफ्ट किए तो उसका वैल्यू 20 आया। तो 20 आया तो 20 देखिए बीच में कहां है, किसका जवाब? इसमें 20 नहीं है, ये तो खत्म ही था ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी यही इस क्वेश्चन का जवाब है। मतलब पहले मैसेज में क्या देगा, फर्स्ट, फिर जगह छोड़ के माने स्पेस देके क्या देगा, ये वैल्यू माने 20, इसका रिजल्ट 20 आया। फिर क्या देगा, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दोस्तों एक राइट शिफ्ट छूट गया है, ठीक है। एक बिट राइट करेंगे तो वही सेम चीज आप अगर लेफ्ट समझा दी तो राइट करिएगा खुद से। एक शिफ्ट माने इस तरह से, जैसे ये इधर घूम रहा था वो यहाँ इधर आएगा, ऐसे इधर की ओर करेंगे, बस लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ाते चल जाएंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हम बता देते हैं पहले, किसी भी वैल्यू को जब एक शिफ्ट लेफ्ट या राइट करेंगे, एक या कितना भी शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाता है। और राइट शिफ्ट कीजिएगा, लेफ्ट शिफ्ट कीजिएगा तो वैल्यू बढ़ेगा, और राइट शिफ्ट कीजिएगा तो वैल्यू घट जाएगा। जैसे ए बराबर 5 था, ए को लेफ्ट शिफ्ट माने दो पहले जो है लेफ्ट लेके गए तो वैल्यू 20 हो गया, 5 से 20 हो गया। तो यही याद रखिएगा, ये 5 से 20 हो गया। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे वैल्यू बढ़ता है, और राइट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू घटता है। आप राइट शिफ्ट निकालिएगा, करके देखिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए ऑनलाइन पढ़ने से कब फायदा मिलेगा, जब आप सिर्फ वीडियो ना देखते हैं, आप उसको वहां पर जो बताया गया बात होता है उसको भी आप अपने जीवन में उतारते हैं, और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वीडियो मत देखिए, ठीक है, तभी जाके बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आइए, पता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट। ये प्रोग्राम है एक दिया हो, इसका आउटपुट देखना है क्या होगा। देखिए पहले सबसे पहले INT आई इजकल टू 10, देखिए मेन फंक्शन से पहले बनाया है, ऊपर बनाया है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल ग्रुप में काम करेगा। ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो एक ब्लॉक के अंदर ही सीमित रहेगा वो लोकल वेरिएबल कहता है। ग्लोबल वेरिएबल जो पूरे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल होगा कहीं पर भी, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया क्योंकि मेन से पहले बन रहा है। तो क्या करेगा, इस लाइन से क्या होगा, अच्छे समझिए, इंटरनली जाएगा, एक आई नाम का वेरिएबल बनाएगा और उसके अंदर 10 रख देगा, कोई भी एक एड्रेस दे देगा। इसका मान लीजिए 1005, ये हो गया एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये हो गया उसका वैल्यू, और ये जो आई हो गया ये वेरिएबल हो गया। कैसा वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल है, आप याद रखेंगे, ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है, याद रखेंगे। चलिए आगे क्या हुआ, वॉइड मेन फंक्शन शुरू हुआ, उसके अंदर आया और क्या लिखा है, एक वेरिएबल और बनाया आई नाम के, ठीक है। तो चलिए एक वेरिएबल और बना है, वो भी आई नाम का बना है, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें 30 रख देगा और ये कुछ वैल्यू दे देगा इसका 1005, ठीक है। आप कहिएगा एक वेरिएबल बना हुआ पहले से, सेम वेरिएबल में फिर भी दूसरा वैल्यू रखना चाहते हैं, वो रख देगा रिप्लेस करके, लेकिन जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की जो बात है वो भी काम करेगा यहाँ पर। तो 30 रख दिया, सॉरी 20 रखेगा, 20। उसके बाद आएंगे, ये क्या हो गया बताइए, ये लोकल वेरिएबल तो है, लेकिन ये लोकल वेरिएबल जो है पूरा वॉइड मेन के अंदर काम कर जाएगा। वॉइड मेन, वॉइड लिखे हैं या वॉइड मेन है, उसके अंदर ये पूरे एक्सेसिबल, माने ये इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में कहीं पर भी होगा, इसका वैल्यू एक्सेसिबल होगा। आगे आइए, अगला देखते हैं। तो एक करली ब्रैकेट, एनोमियस ब्रैकेट दिया है, ये एनोमियस का मतलब एक एनोमियस ब्लॉक है, ये ब्लॉक बनाया है ये वाला। इसके अंदर क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया छोटा सा एनोमियस, और उसके अंदर एक और वेरिएबल ले लिया आई नाम का। चलिए आई नाम का वेरिएबल बना दिए और 30 रख दिए। इसका भी मान लीजिए कुछ एड्रेस 1025 या 5 देते हैं, चलो 1005। अब क्या होगा, ये क्या होगा, लोकल टू दी ब्लॉक हो जाएगा, लोकल टू दी ब्लॉक हो जाएगा, मानी इस ब्लॉक के लिए लोकल हो जाएगा, मानी वो वैल्यू सिर्फ उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा, बाहर
एक्सेस से नहीं कर सकते। मतलब अगर इस वैल्यू इस आई का 30 को हम चाहेंगे यहां पर एक्सेस करना नहीं होगा। क्या इस मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहेंगे? नहीं होगा। चलिए, लेकिन अभी समझ लीजिए इस ये जो आई है 20, इसका 20 जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक, मतलब इस मेन फंक्शन के अंदर, इसके अंदर एक्सेसिबल कहीं पर भी हो जाएगा। ओके, इसको मिटाने दीजिए, कहीं पर भी एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन आई इजकल टू, ये देखिए एक मिनट, आई इजकल टू हम 30 लिखे, 30 जो है सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगा, इसी के अंदर, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर पाइएगा। लाख चाह के भी यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब क्या हुआ, प्रोग्राम देखिए क्या कहता है। अब क्या कहता है आगे पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। देखिए आगे क्या बोला है, आई इजकल, ठीक है, हो गया प्रिंट %d, मतलब ये सी प्रोग्रामिंग का है तो %d डेटा स्पेसिफायर लगाया, ये डेटा स्पेसिफायर आउटपुट करने के लिए, घबराना नहीं है, इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करने का वैल्यू आई, इस आई को जाके आउटपुट दे देगा। आई का वैल्यू क्या है देख लीजिए, ये देखिए आई का वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जो लोकल वेरिएबल है ये 30, ये 30 आउटपुट देगा, 30 दे दिया। फिर कॉमा दे के लिखें, क्लोन माने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, अभी जस्ट पढ़ाए थे पहले, पीछे वीडियो पीछे पढ़ाए हैं। और आई, अब ये जो आई लिखे हैं तो ये स्कोप रिजोल्यूशन के साथ है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जब किसी वेरिएबल में लगाते हैं तो वो क्या करता है, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसी को एक्सेस करता है, जो सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल बना है उसको एक्सेस करेगा। तो ये जो आई जो है, ये जो 10 बनाए थे उसको ये एक्सेस कर देगा, इसीलिए कॉमा देके, और रिजल्ट क्या देगा, 10 देगा। ठीक है, 10 देगा, नजदीकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं करेगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दिए हैं तो ना ये 20 उठाएगा ना 30 उठाएगा, सीधा सीधा जाएगा सबसे ऊपर में ग्लोबल वेरिएबल बनाया 10, उसको एक्सेस करेगा और 30 और 10 देगा, मतलब 30 10, यही जो है इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं इसका आउटपुट समझ में आ गया, क्या आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 1 2 3 4 टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। अच्छा, मतलब आपको एक डेसिमल नंबर दिया, देखिए एक डेसिमल, एक नंबर आपको मिला है 1 2 3 4, माने 1234 मिला, ब्रैक ऐसे करके हम डेसिमल लिख देंगे, बेस में 10 लिखे मैं डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, माने खाली जगह 8, इसी को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है 16। हेक्साडेसिमल का बेस 2 होता है, 16 होता है, इसमें कन्वर्ट करना है और इसका क्या आउटपुट आएगा वो बताइएगा आप। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले एक समझ लीजिए, नंबर जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो 4 टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले बाइनरी नंबर, सबसे पहले, एक मिनट रुक जाइए, आगे बढ़ गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर के अंदर, नंबर जो है ये 4 टाइप को देखने को मिलेगा। कौन कौन वो देख लीजिए, सारा बता देते हैं, सारा फैक्ट बता देते हैं। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, देखिए बाइनरी नंबर होगा तो बेस 2 होगा एकर, ऑक्टल होगा तो बेस 8 होगा, डेसिमल होगा तो बेस 10 होगा, हेक्साडेसिमल होगा तो बेस 16 होगा, याद रखिएगा। चलिए अब ये बेस 16 ये सब क्या बोले, देखिए बाइनरी होगा तो बेस 2 का मतलब 0 या 1 दो वैल्यू लेगा होगा, ऑक्टल होगा तो 2 वैल्यू 8 है बेस, तो 0 से लेके 7 तक होगा। डेसिमल नंबर है तो 0 से लेके 9 तक, मैथ में हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर 0 से लेके 9 तक ही यूज करते हैं, जो भी नंबर बनता है इसी से बनता है, तो डेसिमल नंबर। हेक्सा डेसिमल नंबर 16 होता है, तो 0 से लेके 9 तक और ABCD से लेके F तक होता है, 16 पूरा गया टोटल, देख लीजिए 0 से लेके 9 तक तो 10 को वैल्यू हुआ, और ABCD से F तक A 11 B 12 C 13 D 14 और F 15, मतलब 0 से लेके 9 तक टोटल कुल मिला के 16 वैल्यू हो जाएंगे, और F है F हो जाएगा 16, तो कुल मिला के A से 0 से लेकर 9 तक, ABCD से लेकर F तक अगर इस तरह से है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। अब आइए, अब देखिए इसमें
हमको कन्वर्ट करना है, ये तो आप नंबर समझ गए, कन्वर्ट करना है माने डेसिमल से बाइनरी जाना है। मतलब अभी क्या जाना था, हमको डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर हम आगे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में भी। तो चलिए डेसिमल नंबर से बाइनरी कन्वर्ट करें, ये बीपीएससी थियरी 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 2 3 और 4 बेस में हम 10 कर देते हैं, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, बेस 2 करते हैं, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। चलिए कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपल 1 2 3 4 डिविजिबल मेथड लगा देंगे, भाग वाला, और भाग दे देंगे इस तरह से। देखिए जिसमें कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा, जिसमें कन्वर्ट, रिलेट करके पढ़िए, चीज याद रहेगा आपको। जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से भाग देंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, 2 से भाग दीजिए। लगाइए क्या लगेगा वो देख लीजिए। 6 दूनी 12, 2 एक आए 2, 1 3, 2 एक आए 2, 1 3 होता है, तो 1 पर 4 14, 7 दूनी 14, माने 617 आया। दूसरे 617 गुना 1234 हुआ, एक भी शेष नहीं बचा, तो शेष को 0 लिख देंगे। यहां शेष लिखते चलते इस साइड में। आइए 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद 0, 8 दूनी 16, 308 गुना 616 होता है, एक शेष बच गया, शेष यहां लिख देंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, एक भी शेष नहीं बचा, 0 दे दिए। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक भी शेष नहीं बचा, 0 लिख देंगे। फिर भाग लगाए 2 से, 3 दूनी 6, 1 7, 8 दूनी 16, 1 17, एक शेष लिख देंगे। फिर 2 से भाग लगाइए, 19 दूनी 38, एक भी शेष नहीं बचा, 0। फिर 2 से भाग लगाइए, 8 9 दूनी 18, एक शेष बचा, 1 19, एक शेष बचा, लिख दिए। 2 से भाग लगाइए, 4 दूनी 8, 1 9, एक शेष बचा, लिख दिए। फिर आइए, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, एक शेष बचे। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 एक आए 2, और एक भी शेष नहीं बचा। अब देखिए जिससे भाग लगा रहे थे 2 से, और यहाँ वैल्यू उससे छोटा हो गया, तो कुछ नहीं, आप रुक जाएंगे और नीचे से ऊपर की वैल्यू को हम लोग रिराइट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो नीचे से जब ऊपर की वैल्यू को लिखिएगा, नीचे से ऊपर की वैल्यू को लिखिएगा तो क्या क्या आएगा, देखिए 1 2 को 0 0 0, फिर डबल 1 है, डबल 1 दे दिए, 1 0 0 डबल 1, ठीक है। फिर 0 1 डबल 0 1 0, यही आया इसका आउटपुट। 1234 का जब हम बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ऑप्शन मिला लीजिए, अगर इससे ही ऑप्शन कटेगा तो आंसर ले लेंगे। 1 0 0 डबल 1, 1 0 0, देखिए ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा सी। 1 0 0 डबल 1, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ई भी कट गया। तो बताइए, 2 ऑप्शन कट ही गया, अब ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, और डी ई भी हो सकता है, डी तो नहीं होगा, हटाइए। मोर देन वन ऑफ दी एबव भी हो, कट गया। मतलब हम 60% ऑप्शन काट लिया, अब 40% बचा। अब आंसर या तो ए होगा, नहीं तो ई होगा, यही दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो अभी तक हम समझ के चल चुके हैं, इसको हम थोड़ा अलग लिख ले, ठीक है, हम एक पेज पर लिख लेते हैं जिससे हमको भी पता रहेगा, और फिर हम इसको मिटाएंगे तो फिर आगे हमको ये चीज आएगा, वैल्यू पता रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक पेज पे लिख देते हैं, क्या आउटपुट है, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। चलिए मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो है वो होगा। अब इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं और फिर अगला भाग लगाते हैं। अब क्या इसी वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आइए, मतलब अब हम डेसिमल वैल्यू को, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। आइए कैसे होगा, 1 2 3 4, बेस में कितना 10 होगा, ऑक्टल में जाना है, खाली जगह इसमें भरना है हमको, और 8 ऑक्टल लाना है। ऑक्टल लाने के लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया इसको हम लोग 8 से भाग देंगे, जिसमें जाना है उससे भाग लगाएंगे, 8 से लगाएंगे। लगाइए, 8 है कहें 8, 4 12, 4 पर 3 43, 8 पंचे 40, 3 43, 3 पर 4 34, 8 चौका 32, हाथ में कितना 2 2 2 बच गया ना, तो शेष हो जाएगा। फिर लगाइए, फिर 8 से भाग लगिए, 8 8 है 8, 7 15, 7 पर 4 74, 8 नमा 72, 2 74, लिख दिए। फिर 8 से भाग लगाइए, 8 दूनी 16, 3 19, ठीक है। अब कुछ नहीं है, जिससे भाग लगा रहे थे और ये वाला वैल्यू उससे छोटा हो गया, रुक जाएंगे,
और नीचे से ऊपर की वैल्यू लिख देंगे। मतलब 2 3 2 2 बेस में 8 ऑक्टल, यही इस क्वेश्चन का जवाब अधि हो गया। आप देखिए अब ये दोनों तो ऑप्शन कट ही गया था, ये भी कट गया था, तो अब इसमें है ऐसा ऑप्शन नंबर ई तो सही मिला हमको। ऑक्टल में देख लिए 2 3 2 2 2 है, लेकिन अभी जल्दीबाजी में करके आप ये आंसर मत लगा लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ई भी ऑप्शन हो सकता है, इस बात को ख्याल मत बुझिएगा। एक ऑप्शन मिल गया खर्च ने लगा दी, नहीं, गलत हो जाएगा आपको। अब हम हेक्साडेसिमल भी चेक कर लेंगे फटाफट। चलिए, तो 2 3 2 2 मतलब ये दोनों मैच कर गया। पहले ऑप्शन नंबर 1 का बाइनरी ऑक्टल मैच कर गया, हेक्सा देख लेते हैं। चलिए मिटाते इसको। आइए, अब हमको क्या करना है, अब हमको बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। आइए, तो 1 2 3 4 बेस में कितना, 10, इसको किस में जाना है, 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल जाना है। कर लीजिए 1 2 3 4, कुछ नहीं, आप समझ रहे हैं, जिसमें जाना है उसे भाग लगाएंगे उसके बेस से। बेस क्या, 16 से भाग लगाइए, बेस आ जाएगा, लगाइए। 16 का टेबल पढ़िए, आप लगा दीजिए भाग। 16 साते 112, 16 साते 112 होता है। तो चलिए 16 साते 112, तो 16 साते 112, बचेगा कितना शेष, 112 में 11 बचेगा, 11 पर 4 114, तो क्या हो जाएगा बताइए। 16 साते 112, अगर ज्यादा दिक्कत है तो भाग लगा के देख ना लीजिए। 1 2 3 4 16 से भाग लगाइए, 16 साते 112, ये हो जाएगा घट के कितना, 114 हो गया। 16 छके 96 लग जाएगा, तो 14 में 6 गया 8, एकदम पैसा ले लिया, तो हो जाए 10 में से एक। देखिए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 में से 18 हो जाएगा। अच्छा नहीं, 16 सत्ते 112, 114 है तो 112 क्यों नहीं लगेगा, है मिस्टेक हो गया, 112 लग जाएगा। तो 16 सत्ते 112, चलिए, तो 16 सत्ते 112, तो क्या आ गया, शेष कितना बचा, 2 बचा, तो 2 शेष को हम यहाँ लिख देंगे। माने 16 को 77 से गुना करेंगे और में 2 जोड़ देंगे, 1234 आ जाएगा। आइए फिर भाग लगाइए 16 से, 16 पंचे 80 होता है, नहीं लगेगा, तो 16 से पंचे 80, उससे कम कर लीजिए, 16 चौके 64, तो 16 चौके 64 होता है, तो 16 चौके 64, कितना 77, तो 64 6 7 6 13 77, यहाँ 13 शेष बच गया, लिख देंगे इधर। अब देखिए जिससे भाग लगा रहे थे और जिसमें लगा रहे थे वो छोटा हो गया, तो अब क्या करें, नीचे से ऊपर लिख देंगे। आइए, तो क्या आया 4, 13 लिखा, 13 नहीं लिखेंगे, 13 के लिए हम लोग पढ़े थे पीछे हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9 तक, ए बी सी डी ई एफ, माने 9 आई 10 हो जाएगा, 10 के लिए 11, 10 के लिए ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 13, मतलब इस सी लिखेंगे इस 13 की जगह और 2 लिख देंगे, मतलब 4C2, 4C2। अब देखिए 4C2 ही क्या है, 1 मिनट, ये 13 ही आया था क्या, देख लेते हैं 1 मिनट। 14 16 चौके 64, 6 7 76, ठीक है एकदम, माने 4C2 हेक्साडेसिमल। अब बताइए आप अगर ऑप्शन नंबर ए लगा देते तो यहाँ तो 4D2 लिखा हुआ है, ये होगा, ये दोनों तो कटिए गया था, तीनों कटिए गया था, यो कट गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, जवाब ई हो जाएगा। इसलिए धरफर में आप जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं लगा लीजिए, एगो ऑप्शन मिला मैच किया लगा लेंगे, नहीं, यहाँ देखिए 4C2 हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। 1 मिनट रुक जाइए, तो कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 10 11 12 13, अच्छा था, सॉरी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक यहाँ पर नंबरिंग करने का हो गया, 10 11 12 और 13। अच्छा, तो सी का 12 है और डी का 13 है, अच्छा, तो डी 13 ही लिखना था, 13 का डी होगा यहाँ, अच्छा मिस्टेक हो गया ये, सॉरी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, जब आप ए डी नहीं, ई नहीं होगा। चलो ई भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी है यहाँ मैच कर गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया जवाब, इसका आंसर यही होगा, सब ठीक है, मैच करके ऑप्शन नंबर ई। जो नंबरिंग कर रहे थे 0 से लेके 9 तक, ए बी सी डी ई और एफ, मतलब ये 0 से लेकर 9 तक हो गया, फिर ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15। हम नंबरिंग करने में गलती करती है, डी 14 के लिए होता है,
13 के लिए होता है, 13 का डी लिखते हैं, इसलिए डी होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कन्वर्ट दी बाइनरी। अब यहाँ पर ये पॉइंट वाला नंबर है 1011.1101 ये दिया है। इसको इसका डेसिमल कौन वैल्यू होगा वो कह रहा है। तो चलिए इसमें डेसिमल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के पहले वाला को अलग और पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को अलग से करेंगे। तो इसको करिए, इसका बाइनरी को डेसिमल में लाना है तो क्या करना है, बाइनरी का जो बेस होता है उसी के फॉर्म में चलेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे 1, ये वाला 1 है, ये वाला, तो 1 गुना 2 के पावर। अब इसके बाद पॉइंट से पहले जितना डिजिट है उतना, अगर आपको रुकिए, हाँ सिंपल समझ लीजिए, ये जो वैल्यू है इसके बाद जितना डिजिट बता है उसका पावर में दे देंगे। तो इसके पॉइंट से पहले, इसके 1 के बाद जितना भी डिजिट आ रहा है उसके पावर में जाएगा। तो 3 को डिजिट आता है, 2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 हो जाएगा। मतलब ये चीज क्लियर हो गया होगा। फिर से प्लस लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाला काम करेंगे अब, ठीक है, पॉइंट के बाद कर्म करेंगे 1 इंटू, अब देखिए पॉइंट के बाद में जाएंगे तो वही चीज माइनस में आ जाएगा, पावर माइनस में, 2 के पावर -1, पहला वैल्यू मिला इसलिए -1, फिर 1 गुना 2 के पावर -2 दूसरा वैल्यू मिला, फिर 0 गुना 2 के पावर -3 प्लस 1 गुना 2 के पावर -4 चौथा वैल्यू मिला। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आप सॉल्व कीजिए, इसको आंसर आ जाएगा 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूनी 8, एक आए 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 है लेकिन 0 से गुना करें 0 हो जाएगा, 2 एक आए 2, एक आए 2 ये हो जाएगा। चलिए प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 के पावर -1, जब किसी संख्या के पावर, जैसे मान लीजिए a के पावर माइनस बी है तो क्या लिखते हैं, इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए 1 बट्टा a के पावर b हो जाएगा, मैंने पलट देते हैं नीचे। तो उसी तरह 2 के पावर -1 है, तो 2 के पावर -1 है तो क्या लिखे 1 बट्टा 2 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस बनाने के लिए बट्टा कर देंगे, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2, 1 बट्टा 2 लिखेंगे इसको, प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 बट्टा 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का मतलब 4, डायरेक्ट 4 लिख देते। फिर देखिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बट्टा 2 के पावर 8, 1 बट्टा 8 हो जाएगा, प्लस अब 2 के पावर 4 है तो 1 बट्टा 2 के पावर 4 हो जाएगा, 1 बट्टा 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 16। आप सॉल्व कीजिए इसको, इधर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, इधर आपका क्या आ जाएगा बता दीजिए। एक ई भी छूट गया था क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, 2 के पावर 3, 0 के पावर 2, 1 के पावर 2, अच्छा एक चीज मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, एक चीज छूट गया है यहाँ पर, ये जो 1 है इसको छोड़ दिए, छूट गया ये, तो 1 गुना 2 के पावर 0 ये होगा। चलिए तो यहाँ पर एक चीज प्लस हो जाएगा, +1 बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए 8 2 10 1 11, 11 है इधर, मैंने यहां से लेके यहां तक, मैंने पॉइंट से पहले वाला वैल्यू 11 दिया, प्लस 1 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 4 और प्लस 1 बट्टा 16, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, फ्रैक्शन को तोड़ने आपको आता है, सिंपल 16 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 8 4 12 1 13, मतलब 11 प्लस 8, 11 प्लस 13 बट्टा 16 यही आएगा। इसको मिटा देते हैं, देखिए मतलब आया 11 प्लस 13 बट्टा 16 ये आया। अब क्या कीजिए, इसको भाग लगा दीजिए, 16 से 13 में भाग लगाइए, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 16 8 16 7 112, 16 8 26 से, 16 8 26 से नहीं होता है, क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 16 3 16 4 16 5 86 16 96 16 7 112, 16 8 28 से 128 हो जाएगा, 16 नंबर 44 से, ठीक है। तो 128 ठीक है, इसको घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर लगाइए 0 देंगे, 16 का 16 आएगा, घट के कितना 4 आ जाएगा, 0 आएगा, फिर से 16 दूना 32 हो जाएगा, घट के कितना 8 हो गया, 0 दिए, 16 पंचे 80 हो गया, कट गया। मतलब पॉइंट के बाद इतना वैल्यू आया, इसको हम कह देंगे 11.8125 बेस में 2, माने ये डेसिमल है, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन मिला लीजिए आप, पहला ऑप्शन देखिए 11.75 है, नहीं होगा, 12.125 है, यो नहीं होगा, 13.5 है, ये भी नहीं होगा, अब मोर देन ओभव भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी एभव। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों,
अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए थे इस वीडियो में, लेकिन जितना एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहे हैं ना तो समय ज्यादा लग पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज इस वीडियो में रखते हैं और 10 के बाद हम अगले वीडियो बना देंगे। ठीक है, ठीक रहेगा, पार्ट बाय पार्ट में वीडियो रहेगा, सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये डाटा स्ट्रक्चर का है और इसको समझ लीजिए जहां तक हो सके। आज देखिए, कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। अच्छा, क्यू देखिए, अब यहां पर देखिए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डेटा का अरेंजमेंट करता है। डेटा कैसे अरेंज करेंगे जिससे वो उसको सर्चिंग फास्ट हो, सॉर्टिंग फास्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, डेटा को स्ट्रक्चराइज करते हैं। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बहुत कुछ देखने को मिलता है। डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो देख लीजिए, बता देते, लिख लीजिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वैसा जिसका एक जो एक कंटिन्यूअस डेटा का फ्लो दिखाता है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग एरे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब हम लोग देखने को मिलता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अंदर हमको स्टैक, ठीक है, क्यू, ये सब आपको क्या क्या लिखे, एरे स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, ये सब आपका जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन नॉन लीनियर में आ जाएगा ग्राफ, ट्री, ठीक है, लिंक लिस्ट, ये सब जो है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब आइए, अब यहां पर हम लोग को मेनली समझना है क्यू के बारे में। क्यू को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। मान लीजिए यहाँ टिकट एक काउंटर है, एक टिकट काउंटर है, यहां पर ढेर सारा लोग लाइन में लगे खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। अब हमको बताइए कि इस लाइन में जो पहले आया है वो पहले जाएगा, माने ये व्यक्ति पहले आया है, इसको टिकट मिल जाएगा और ये आउट हो जाएगा, आउट हो गया। मतलब क्यू जो है ना, ये किस टेक्निक पर काम करता है? फीफो पर काम करता है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आया है वो पहले जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन था इसमें, ये देखिए BPSC TRE 2 में पूछा हुआ है। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेज, तो कौन सा यूज करे? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अब इसमें देखिए, क्यू में जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब यहां पर ये चीज है, और फीफो टेक्निक पर काम करता है, ये समझ गए। और क्यू के अंदर दो पॉइंटर काम करता है, एक रियर और एक फ्रंट, फ्रंट और रियर, फ्रंट और रियर, ठीक है, फ्रंट और रियर काम करता है। ये दो पॉइंटर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इसी पर ऑपरेशन होता है। और पहले ये क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। क्यू जो है ना वो कुछ टाइप होता है, टाइप ऑफ क्यू। क्यू का जो है टाइप होता है लीनियर क्यू, लीनियर क्यू, एक लाइन में ही जो क्यू रहेगा। उसके बाद सर्कुलर क्यू होता है, ठीक है, सर्कुलर क्यू और डी क्यू, ये होता है। अब तीनों का फोटो देख लीजिए, जैसे एक क्यू इस टाइप का है, और यहाँ पर क्या है, ये जो है फ्रंट है, स्टार्टिंग यहाँ पर मान लीजिए 0 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 लिख दिए, और ये हो जाएगा रियर, और ये दो जगह खाली है। तो डेटा जो इंसर्ट होगा रियर से होगा और डिलीट होगा फ्रंट से, माने ये चीज है। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। सर्कुलर देख लीजिए, इस तरह का होता है, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, 0 1 2 3 और ये 4, मान लीजिए यहाँ 5 6 7 दे दिए, तो ये हो जाएगा रियर अंतिम एलिमेंट, और ये वाला 0th एलिमेंट हो जाएगा फ्रंट। डेटा यहाँ भी फ्रंट से डिलीट होगा और रियर से इंसर्ट होगा, पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट। तो ये सर्कुलर लिंक क्यू है। और डी क्यू क्या होता है? डी क्यू जो है डबल इंडेड क्यू, डी क्यू को हम लोग डबल इंडेड क्यू भी बोलते हैं, वो इस टाइप का होता है। देखिए आपको दिखे ऐसा ही रहेगा, 0 1 2 3 4। इसमें क्या होता है, माने पॉइंटर बढ़ जाता है। माने अभी तक क्या देखे थे लीनियर क्यू में, ये फ्रंट था और ये रियर था, लेकिन जो फ्रंट था वो रियर भी हो गया, और जो रियर था वो फ्रंट भी हो गया। माने इससे क्या हुआ, दोनों साइड से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। माने ये डबल इंडेड क्यू हो गया। माने डबल इंडेड का मतलब ये जो अभी तक फ्रंट था जहां से डिलीशन हो रहा था, यहां से हम इंसर्शन भी कर सकते हैं।
और जहां से रियर था, जो अंतिम एलिमेंट था, जहां से हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, वहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं, मैंने फ्रंट भी वहां पर है। तो दोनों इंड पर अगर हम लोग को फ्रंट और रियर देखने को मिले तो डबल इंडेड क्यू होता है। ये डबल इंडेड का एग्जांपल है। तो ये 3 टाइप का क्यू होता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। कहता है कि इनमें से कौन सा क्यू का टाइप नहीं है। ये है टाइप, यो टाइप है, यो टाइप है। जब सब टाइप होते हैं, ये मतलब मोर देन वन है, वो नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू नॉट का जवाब पूछ रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दी अबव। माने इसमें कोई जवाब ऐसा नहीं है जो क्यू नहीं है, तीनों क्यू है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर ही, या फिर हम छोड़ देंगे, छोटा कर देंगे वीडियो, फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे, लंबा हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बताते बताते वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच डेटा एडेड एट द रियर एंड डिलीशन फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, रियर से हम इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे, और फ्रंट से पॉप करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अभी तो जस्ट बताया क्यूए में ना ये सब पॉसिबल है। अब देखिए एक चीज है स्टैक। स्टैक क्या होता है? ढेर होता है। जैसे किताब का ढेर है, गेहूं का ढेर है, किताब का ढेर है, मैंने किताब का हम लोग एक किताब के ऊपर दूसरा किताब, दूसरा किताब को तीसरा किताब, हम जब एक ढेर बना देते हैं तो उसमें होता क्या है, जो किताब को पहले रखे तो वो अंतिम में निकलेगा, और जो पहले अंतिम में रखे हैं उसको पहले निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 इस तरह का है। मतलब किताब के ढेर में जो क्या है, जो पहले आया है वो अंतिम में निकलेगा, जो बाद में आया है वो पहले निकलेगा। मतलब स्टैक जो होता है वो आपको लीफो पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, लीफो। और क्यू जो है ये फीफो काम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बता चुके थे फीफो के बारे में। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक। और इसमें स्टैक में जो होता है एक पॉइंटर वेरिएबल जो काम करता है वो टॉप होता है, टॉप। जैसे वहां रियर फ्रंट था, इसके अंदर क्यू के अंदर, तो स्टैक के अंदर जो पुश पॉप का ऑपरेशन होता है इसी टॉप से होता है, और टॉप नाम के पॉइंटर वेरिएबल से हम इंसर्ट और डिलीशन करते हैं। चलिए लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे इस तरह से कनेक्टेड होता है। देखिए, माने ये जो एलिमेंट है इससे कनेक्टेड हुआ, माने मान लीजिए इसका एड्रेस 1001 है, इसमें दो पार्ट होता है, एक वैल्यू पार्ट मान लीजिए 5 है, यहाँ दे दिए, यहाँ पर 1000 ये 2 है, ये क्या है, वैल्यू पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट है, मतलब 1002 यहाँ रख देगा, 1002 यहाँ रख देगा, मतलब 1002 कहने का मतलब ये 1002 इस एड्रेस वाले, ये एड्रेस पार्ट है, एड्रेस पार्ट हो गया लिंक लिस्ट का, और ये वैल्यू पार्ट हो गया। वैल्यू पार्ट में वैल्यू, एड्रेस पार्ट में वो अगले एलिमेंट का ये एलिमेंट डेटा रखे, एड्रेस रखेगा, जिससे ये पता चलेगा इसका नेक्स्ट एलिमेंट ये है। यही होता है लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट के बारे में और डिटेल बताएंगे आगे चल के, अभी ये लिंक लिस्ट समझ लीजिए। चलिए, लिंक लिस्ट में जो भी डेटा का ऑपरेशन होगा वो एड्रेस से होता है, एड्रेस से हम लोग निकालते हैं। इसके अंदर जो पॉइंटर वेरिएबल काम करता है वो स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिंक लिस्ट में काम करता है। मैंने बताया क्यू के अंदर रियर और फ्रंट काम करता है, पुश पॉप का ऑपरेशन रियर फ्रंट से कर पाते हैं। स्टैक के अंदर टॉप नाम के पॉइंटर वेरिएबल से कर पाते हैं पुश पॉप का ऑपरेशन, और उसी तरह लिंक लिस्ट के अंदर जो भी पुश पॉप का ऑपरेशन है वो स्टार्ट नाम के पॉइंटर वेरिएबल से कर पाते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप समझ गए कि क्या होगा, क्यू होगा। फीफो टेक्निक पर काम करता है, जिसमें रियर और फ्रंट, रियर से हम लोग डिलीट करते हैं और माने पॉप करते हैं, नहीं रियर से इंसर्ट करते हैं माने पुश करते हैं, और फ्रंट से डिलीट करते हैं माने पॉप करते हैं। याद रखिए पुश पॉप का ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है, क्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर है फीफो पर काम बता चुके, लीफो पर स्टैक काम करता है, और लीलो है लास्ट इन लास्ट आउट, जो अंतिम में आया है अंतिम में निकलेगा, ऐसा कुछ है या नहीं। चलिए अगला देखिए, अब कहता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, तो ये देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, यही हो जाएगा जवाब। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है अगले वीडियो में लगेगा। देखिए 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 कुछ फैक्ट भी है, और 21 22 23 24 25 24 आए, इतना सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन बच गया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। देखिए जो भी एमसीक्यू आया उस एमसीक्यू को हम क्या किए, ढेर सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। आप इसको नोट करते चलिए, समझते चलिए। किसी तरह का डाउट अभी भी रह जाता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां पर मैसेज करिए, वहां पर हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, और आपको ये पढ़ाई कैसा लग रहा है उसको भी थोड़ा कमेंट करके बताइए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिससे हमको
लगेगा अच्छा। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, उसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू। आपको यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हैं तो सीरियस हैं और मन से पढ़िए, जरूर हो जाएगा आपका भी सिलेक्शन। ठीक है, चलिए रखते हैं।